गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा था वो था वायुमंडल के संगठन, मतलब वायुमंडल में कौन कौन से कारक हैं जो वायुमंडल का निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे वायुमंडल की संरचना। देखिए, वायुमंडल की संरचना दो आधार पे हम अध्ययन करेंगे। एक तो ताप के आधार पे और दूसरा रासायनिक संगठन की। उसमें कौन कौन सी रासायनिक संगठन का मतलब हम बात करेंगे गैसों की, और ताप के आधार पे बात करेंगे कि उसमें टेम्परेचर कितना है, कौन कौन सी गैसें कितनी हाइट तक पाई जाएंगी। तो वायुमंडल का जो संगठन है हम उसको ताप के आधार पे पहले पढ़ते हैं। पहला है हमारा क्षोभ मंडल जो अंडाकार आकृति का होता है। दूसरा है समताप मंडल। तीसरा है मध्य मंडल। चौथा है आयन मंडल और पांचवा है बहिर्मंडल। ये मुख्य मंडल हैं। इनके बीच में कई, जैसे क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में क्षोभ सीमा आ जाती है। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच में ओजोन मंडल का अध्ययन कर लेते हैं। मध्य मंडल के बाद आयन मंडल बहिर्मंडल को भी डिवाइड कर लेते हैं लेयर्स में, ई लेयर, एफ लेयर, डी लेयर, जी लेयर। लेकिन हम यहाँ मुख्य रूप से जो मुख्य मंडल हैं उनकी बात करेंगे। रासायनिक संगठन के आधार पे दो मंडल हैं, एक सममंडल और दूसरा विषम मंडल। सबसे पहले जो हमने अध्ययन की बात की है वो हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी में है डायग्राम। तो डायग्राम के आधार पे अगर देखा जाए तो हमारे जो मंडल है उसको हम हाइट के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें डायग्राम जो बना हुआ है, ये जो आपको हमने लाइंस दी हुई है, इसमें लाइन बनाई हुई है मैंने। ये जो लाइन है, ये जो ऐसे जा रही है, ये क्या बता रही है? ताप का परिवर्तन, ऊंचाई का परिवर्तन, दाब के परिवर्तन को प्रदर्शित कर रही है। सबसे पहले हम इस डायग्राम में देखेंगे तो नीचे जो लिखा हुआ है ये इसका क्या है? टेम्परेचर की कितने पे कितना टेम्परेचर परिवर्तित है। यहाँ जो लिखा हुआ है ये तो इसकी हो गई ऊंचाई, हम बात कर रहे हैं ऊंचाई की। और यहाँ जब हम बात करेंगे, हम किसकी कर रहे हैं? ताप की बात कर रहे हैं। ये हमारी जो है ये है भूमध्य रेखा, और भूमध्य रेखा से हम ऊंचाई का आकलन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्षोभ मंडल की। इस क्षोभ मंडल को हम क्षोभ मंडल, परिवर्तन मंडल, ट्रोपोस्फियर या ताप मंडल के नाम से भी, या परिवर्तन मौसमी मंडल के नाम से भी जानते हैं। इसकी हाइट अगर हम बात करें, क्योंकि मौसम परिवर्तन बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए लाइन, इसमें टेम्परेचर की अगर बात करें तो इधर तो माइनस में जाएगा, इसका मतलब क्या हो रही है? माइनस का मतलब ठंडक हो रही है, और प्लस में जा रही है, इसका मतलब हीट बढ़ रही है। 0 डिग्री से बात करें तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं 165 मीटर की हाइट पर -1 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। माइनस का मतलब होता है टेम्परेचर का कम होना, प्लस का मतलब होता है टेम्परेचर का बढ़ना। यहाँ हम बात करें जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे कैसा होगा? तापमान कम होगा तो माइनस में पहुँच जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर हमारा, ठीक है, 45-60 तक। फिर यहाँ पे जाके जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे देखिए बारिश का होना, बिजली का कड़कना, तूफान आना, झंझावात आना, चक्रवात आना, ये सारी प्रक्रियाएं किस मंडल में होती हैं? हमारी क्षोभ मंडल। इसी कारण इसको हम कहते हैं कौन सा मंडल? परिवर्तनकारी मंडल या मौसमी मंडल। नेक्स्ट बात करते हैं 1 से 1.5 किलोमीटर। ये जो मंडल है हमारा क्षोभ मंडल 18 किलोमीटर तक, औसतन तो 12-13 मिलेगा, लेकिन 18 किलोमीटर तक का एवरेज हम इसमें लेके चलते हैं। तो इसकी भी हाइट अलग अलग होती है। भूमध्य रेखा पे तो 18 किलोमीटर हाइट होती है इसकी, और जो पोलर मतलब ध्रुव, ये हो गया ध्रुवीय क्षेत्र पोलर, यहाँ पे होती है 8 किलोमीटर। ध्रुवों से जो इसकी ऊंचाई है 8 किलोमीटर होती है, और भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर होती है। हाइट आपको ध्यान रखनी है क्षोभ मंडल की। ध्रुवों पे ये नज़दीक होता है और भूमध्य रेखा पे ये डिस्टेंस पे होता है। इसके बाद हमारा जो मंडल आता है वो आता है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा देखिए ये परिवर्तित होती रहती है, सूर्य के उत्तरायण या मौसमी परिवर्तन होने पे ये भी ऊपर नीचे होती रहती है, और इसकी जो मोटाई होती है वो 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। और ये कैसी है? परिवर्तनशील है, ठीक है। कैसे? मौसम के आधार पे कभी ऊंचाई पे कभी नीचाई पे हो जाती है, तो ये हम इसको स्थिर नहीं कह सकते हैं। इसके बाद इसकी हाइट मैंने कहा था समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच में होती है ये अपनी। उसके बाद समताप मंडल की बात करें हम तो 20 किलोमीटर, 15 तक तो बल्कि समताप मंडल ही आ जाता है। 8 से अगर ध्रुवों की बात करें तो हमारा समताप मंडल अगर एक्चुअल में बात करें तो 15 किलोमीटर से शुरू हो जाता है।
15 से और हमारा 50 किलोमीटर तक ध्रुव की बात करें, वरना अगर हम भूमध्य रेखा से बात करें तो 18 से 50 किलोमीटर तक। लेकिन इस मंडल में भी दो विशेषताएं हैं। समताप मंडल का मतलब जहाँ तापमान समान रहे। हमारे जितने भी देखिए वायुयान होते हैं वो समताप मंडल में होते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो तो होती है क्षोभ मंडल में। तो वहाँ अगर आप वायुयान उड़ाओगे तो हवा के प्रहार से, बिजली से उसमें डैमेज हो जाएगा, बचने की। तो जो सेफ ड्राइविंग होती है वो होती है समताप मंडल में, जहाँ किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसलिए ज़्यादातर वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? समताप मंडल में। इस मंडल में एक विशेष मंडल और आ जाता है, उसे कहते हैं ओजोन मंडल। 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर तक का जो एरिया है, यहाँ पे मुख्य रूप से ओजोन गैस पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को क्या करती है? अवशोषित कर लेती है और धरातल पे आने नहीं देती, जिससे हीट कम हो, वरना हमें कैंसरस बहुत कारक बढ़ जाएंगे। तो O3 के नाम से ये जानी जाती है। तो 15 से 35 किलोमीटर का आपको जो क्षेत्र है वो ओजोन मंडल है, और 35 से 50 के बीच में वही समताप मंडलीय कारक शुरू हो जाते हैं। फिर अब हमारा समताप मंडल के बाद जो हमारा अगला मध्य सीमा आती है, उसके बीच में समताप सीमा आती है। इसकी मोटाई भी 1 से 1.5 किलोमीटर होती है। 50 से 80 किलोमीटर की अगर हम बात करें, 50 से 80 किलोमीटर, ये जो हमारा क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा मध्य मंडल। अब देखिए टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ। सबसे पहले हम क्षोभ मंडल में चले, टेम्परेचर 60, ये देखिए 60 लिख रहा है, 60 तक स्टेबल रहा। कहाँ पर? 20 किलोमीटर की हाइट तक। फिर 20 किलोमीटर के बाद क्या हुआ? वो टेम्परेचर बजाय कम होने के उल्टा, कई बार क्या होता है उल्टी प्रक्रियाएं काम करती हैं। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर गिरेगा ही, कई बार टेम्परेचर बढ़ भी जाता है। उसे कहते हैं ताप विस्क्रमण क्षेत्र, मतलब तापमान में परिवर्तन होना। अब ये टेम्परेचर दोबारा कहाँ पहुँच गया? 0 डिग्री पे। आप सीधे उठा के देखिए आगे 0 डिग्री वाले क्षेत्र पे। इसका मतलब दोबारा वो टेम्परेचर बजाय बहुत ज़्यादा कम होने के बढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम दोबारा से समताप सीमा से मध्य मंडल में बात करते तो वो टेम्परेचर पहुँच जाता है, इतना नीचे गिर जाता है कि 90 डिग्री से माना, मतलब -100 डिग्री के आसपास। तो सोचिए उस जगह रुकना कितना असंभव होगा, कितना ठंडक होगी। एकदम तेज़ी से डाउन चला जाएगा। अब तेज़ी से डाउन चला जाएगा तो वो क्षेत्र तो रहने हो, लेकिन 80 किलोमीटर से जब हम 640 किलोमीटर की बात करते हैं, टेम्परेचर दोबारा से क्या बढ़ने लगता है और फिर अपने क्षेत्र पे आ जाता है। इसका मतलब वायुमंडल में भी टेम्परेचर स्थिर नहीं है, बार बार क्या हो जाता है? परिवर्तित होता रहता है। इस परिवर्तन में देखिए मध्य मंडल 50 से 80 किलोमीटर हाइट होती है और इनके बीच में फिर से मध्य सीमा आ जाती है। सीमाएं सबको डिवाइड करने का काम करती हैं। फिर आ जाता है हमारा जो आयन मंडल। मध्य सीमा के बाद मुख्य रूप से आता है आयन मंडल, जिसकी जो हाइट की बात करें 80 से 640 किलोमीटर है। इसमें 3-4 प्रकार की लेयर आती हैं, डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर और जी लेयर। डी लेयर जो सबसे पहले आती है, ये दीर्घ तरंगा जो होती है यहाँ तक आती है और इनकी आवृत्ति क्या हो जाती है? कम, 90 किलोमीटर की हाइट पे होती है। ई लेयर, इसकी हाइट 120 किलोमीटर, यहाँ तक मध्य तरंगें पहुँच पाती हैं, जो सूर्य से आने वाली तरंग उनकी बात कर रहे हैं। एफ, यहाँ लघु तरंगें आती है, इसको चुंबकीय मंडल। देखिए आप हमारे जो मोबाइल्स हैं या हमारे टीवी जो चलते हैं उनके लिए तो एफ लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 300 किलोमीटर की हाइट पे, और जी लेयर जो कि हमारी पहुंच जाती है 640। तो वहाँ तक का जो क्षेत्र है वो हमारा आता है किसमें? आयन मंडल में। और 640 के ऊपर का क्षेत्र जितना भी है, चाहे 10,000 बताएं या 8,000, वो हमारा आ जाता है बहिर्मंडल में। इनमें लेयर जो होती हैं, इन परत में रात्रि में ये जो लेयर हैं डी, ई, एफ, जी, इनमें क्या होता है? रात के समय संकुचन, मतलब सिकुड़ जाती हैं और सुबह के समय ये फैल जाती है, मतलब क्षेत्र कवर कर लेती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। तो मुख्य रूप से हमें जो अब अध्ययन करना है, ये डायग्राम क्यों समझाया गया है कि इस वजह से कि कितनी हाइट पे कौन सी लेयर है, उसमें क्या क्या कार्य करते हैं। दूसरी बात, उनके जो गैसें हैं क्या सभी में समान रहती हैं, उनके बारे में हम अभी छोटी सी जानकारी हमने डायग्राम के माध्यम से ली है। अब इनका हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें जो बेसिक हैं जीके के अकॉर्डिंग भी, वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि हम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इन छोटी चीज़ों को हम नेगलेक्ट करते हैं, लेकिन हमें ये नेगलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले बात करें पलायन वेग जाने का, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है हमारे धरातल से, या 11 पॉइंट, अगर एग्जैक्टली पूछें
देखिए 186 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब 2 क्यों कर दिया है, 1 8 6 5 से ज़्यादा इसलिए कन्वर्ट करके 2 में लिख दिया है। तो अगर 11.2 आए आपको ऑप्शन में तो 11.2 ठीक है। अगर 11.2 ना दे के 11.186 दें और 11.2 भी दें तो दोनों में से बिल्कुल सही होगा 11.186 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह जो उपग्रह छोड़े जाते हैं वो कितनी ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं, 700 से 800 किलोमीटर की ऊंचाई पे इन्हें प्रक्षेपित किया जाता है। इनको भूस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं, पोलर कह लीजिए या जियोथर्मल। पृथ्वी की घूर्णन गति हम विषुवत रेखा से बात करेंगे 1674.4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर बात करें ऑब्लिक 465.1 मीटर प्रति सेकंड की घात 11 है। नक्षत्र घूर्णन काल हमारा 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड है, जितने में हम वर्ण। विषुवतीय सतह का गुरुत्वाकर्षण है हमारा 9.807 मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 9 की घात मतलब 1 ग्राम का तकरीबन अपना आ जाता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए कि हमें इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है। अभी हमने डायग्राम के माध्यम से कितनी लेयर हैं, उनमें हमें क्या क्या पढ़ना है, उनके बारे में बात की है। अब हम बात करेंगे मुख्यतः लेयर्स की।